नमस्ते बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनोल ईथर। पिछले वीडियो में लास्ट में मैंने कहा था कि आप लोग फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ज़रूर देखना, और हेलो कंपाउंड्स, हेलो बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है। एक ख़ास बात हम क्या है कि फिनोल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये उसको समझने से पहले हम ये देखें कि इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होगा तो वो बेंजीन रिंग में कहाँ पर होगा। देखिए, ये इसमें यहाँ पर कार्बन है, कार्बन पर ये OH ग्रुप अटैच्ड है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया था ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। आप इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, और ये वाली पोजीशन पैरा पोजीशन। तो इन अगली दो स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर ही हो रहा है। इसमें कहीं पर भी आपको मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे। तो जो अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होगा तो नेचुरल सी बात है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ होगी वहाँ पर अटैक करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फिनोल की केमिकल रिएक्शंस, स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि द OH ग्रुप attached to the benzene ring activates it towards electrophilic substitution। यानी ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है अंदर की तरफ। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उल्टा काम करते हैं, जैसे NO2 है, CN है, ये ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जबकि OH ग्रुप है या क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऐसे जो ग्रुप हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा। इसमें पहली रिएक्शन देखिए, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यानी नाइट्रो ग्रुप का अटैच होना। जब हम फिनोल को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को अटैच करता है। इसमें अटैक करने वाली जो स्पीशीज होती है वो नाइट्रोनियम आयन है, यानी NO2 पॉजिटिव। तो ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो फिनोल बनता है। IUPAC नेम देखें तो बस यहाँ पे ऑर्थो के बजाय आपको 2 नाइट्रोफिनोल, और सेकंड वाला है पी नाइट्रोफिनोल के बजाय 4 नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अब देखिए, दोनों तरह के प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, पैरा और ऑर्थो। इनमें आप लोगों को याद आ रहा होगा, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जबकि पी नाइट्रोफिनोल के अंदर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो पी नाइट्रोफिनोल का है उसमें OH ग्रुप का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के NO2 के हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जबकि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये फिर किसी और मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर, और ये कौन सी शो करेगा, इंट्रामोलिकुलर। तो इसका फ़ायदा क्या है, इस सेपरेट करने में हमको आसानी रहती है। रीज़न क्या है, जहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी पी नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यहाँ आप देखिए, ये जो पी नाइट्रोफिनोल है इसमें ये एक मॉलिक्यूल है पी नाइट्रोफिनोल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ इस तरह से बनती है। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर आप देख रहे हो विद इन द सेम मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि
इसके अंदर जब आप हीट करते हो तो इजीली ये एस्केप हो पाता है, इसके अंदर नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल एस्केप होने की कोशिश करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल उसको रोकेगा, तो इजीली ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। हमको कंपेरेटिवली हायर एनर्जी, हीट एनर्जी देनी पड़ती है या टेम्परेचर हाई मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, यही नाइट्रेशन वाली रिएक्शन है। अभी जब हमने नाइट्रेशन किया था, पहले वाली जो रिएक्शन देखी थी आपने, उसमें हमने डाइल्यूट HNO3 लिया था। यहाँ हम अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलता है। ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 4 और ये पोजीशन 6 है। किसके रेस्पेक्ट में? जिस कार्बन पर ये OH ग्रुप अटैच्ड है उसके रेस्पेक्ट में। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। तो जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो इसमें नाइट्रोनियम आयन जनरेट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्ट्रोंगली रिएक्शन करता है। फिर हम आगे देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब फिनोल की रिएक्शन हेलोजन के साथ में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन हो रही है फिनोल की, और कार्बन डाइसल्फाइड, इसको सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड के अलावा हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं या क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, वो सॉल्वेंट का काम करेंगे। इसके अंदर रिएक्शन होती है तो ब्रोमोनियम आयन का अटैक होता है। ब्रोमोनियम आयन यानी Br और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है Br का उसमें, तो जो Br पॉजिटिव है उसका अटैक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, तो इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। तो 2 ब्रोमोफिनोल एंड 4 ब्रोमोफिनोल या ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल, इसमें ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है इसमें सिमेट्री ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, ये चीज़ माइंड में रखना कि इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनता है, मेटा नहीं बनता है। रीज़न आपको पता है, ब्रोमोनियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिर देखो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जनरली क्या होता है कि जब भी ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए किया जाता है, तो अगर आप क्लोरीन ले रहे हो तो FeCl3 भी साथ में लेना पड़ता है, ब्रोमीन ले रहे हो तो FeBr3 भी साथ में लेना पड़ता है, ताकि वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को इंस्पायर करें। लेकिन फिनोल वाले केस में जहाँ पर ये OH ग्रुप लगता है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से FeBr3 या FeCl3 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इजीली इसमें क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। अब अगर हम ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो उसमें होता क्या है कि ये जो ब्रोमीन है ये इन 3 पोजीशन पर अटैक करके और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बना देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो बीच में एग्जांपल्स वगैरह हैं वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कॉल्बेस रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज़ की जाती है। फिनोल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो पहले बनता है सोडियम फिनोक्साइड, ये बना। उसके बाद में फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में ड्राई आइस के साथ में उसको ट्रीट करते हैं। फर्दर मिनरल एसिड के साथ में जब ट्रीट करते हैं तो हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। आपको याद आया होगा एस्पिरिन या एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड वाली ही रिएक्शन थी। इसमें ये बात माइंड में रखना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। तो कार्बन नंबर 1 IUPAC नेमिंग जब करते हैं तो कार्बन नंबर 1 ये वाला होगा, तो इस पर कार्बन नंबर 2 पर ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड IUPAC, और कॉमन नेम क्या है इसका? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं रायमर टिमान रिएक्शन। इस रायमर टिमान रिएक्शन के अंदर अल्टीमेटली हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है सैलिसिलैल्डिहाइड।
इसमें ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है CHO, ये आपको पता है। तो IUPAC नेम इसमें भी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका IUPAC नेम होगा। ध्यान रखना, राइमर टिमान रिएक्शन जो नेम रिएक्शंस होती हैं उसमें ये राइमर टिमान रिएक्शन है। इसमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, सैलिसिलैल्डिहाइड। जबकि कॉल्बे रिएक्शन आप लोगों ने अभी पहले देखी थी, ये कॉल्बे रिएक्शन, तो इसमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सैलिसिलिक एसिड या COOH ग्रुप है। अब ये वाली रिएक्शन राइमर टिमान रिएक्शन, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यानी बेसिक KOH भी ले सकते हो, इनकी रिएक्शन होती है। तो पहले ये आपस में रिएक्शन करते हैं। तो इसमें देखिए पहले तो क्या है, NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन होती है फिनोल की, तो सोडियम फिनोक्साइड तो बनता ही है, लेकिन इनकी आपस में रिएक्शन होने से एक अटैकिंग स्पीशीज बनती है जिसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, जिसमें कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अटैक करता है इस ऑर्थो पोजीशन पे, तो CHCl2 इस पर अटैच हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, और उसके बाद में फर्दर NaOH के साथ में जब हम ट्रीट करते हैं तो ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर कि ये जो 2 क्लोरीन के एटम अटैच्ड हैं कार्बन के साथ में, ये रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ 2 ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, पर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं रह पाते हैं, उसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो वो CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर मिनरल एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमको सैलिसिलैल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ जिंक डस्ट, बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ में हीट करते हैं तो बेंजीन मिलती है, ये ऑक्सीजन को ट्रैप करके निकाल लेता है, या आप यूं कह सकते हो कि रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है इसमें। फिर आगे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 के साथ में जब रिएक्शन होती है तो बेंजोक्विनोन मिलता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। इसमें जो बॉन्डिंग है उसका खास आप ध्यान रखना। देखिए फिनोल के अंदर तो आप देख रहे हो कि अल्टरनेट इस तरह से डबल बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर ये डबल बॉन्ड इस तरह से है। कभी भी आप इस तरह के बॉन्ड मत बनाना इसके अंदर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो इसी से सेटिस्फाई हो पा रही हैं। बच्चों अब ये देखिए, ये डिलीटेड केमिस्ट्री जो 2020-21 सेशन के लिए है, हम एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ये जो डिलीटेड पार्ट है वो कौन सा है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल। आगे वाला जो पार्ट आ रहा है वो मिथेनॉल इथेनॉल वाला ही है, शॉर्ट में उसको निपटा देते हैं। तो मिथेनॉल और इथेनॉल देख लेते हैं हम। मिथेनॉल इसको वुड स्प्रिट भी बोला जाता है, मतलब लकड़ी होती है उसका डिस्टिलेशन करके भी ये बनाया जाता है, और इंडस्ट्रियली या लेबोरेटरी में भी इसको बना सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन करके भी मिथेनॉल बनाया जाता है। ये मिथेनॉल पॉइजनस होता है, तो ये पीने लायक नहीं होता है, अगर कोई इसको पीता है तो उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि ये सस्ता पड़ता है, इस वजह से कुछ लोग जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर मिला करके भी सेल करते हैं, उसी वजह से ये हार्मफुल होता है। फिर है इथेनॉल, जो शुगर केन है, ग्रेप्स हैं, ये इनका जो रस होता है उसका फर्मेंटेशन करते हैं यीस्ट की प्रेजेंस में। यीस्ट एक तरह की प्लांट या फंगस के दो, उसके अंदर एंजाइम्स जनरेट होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेस। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, पहले इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, जो ग्लूकोज स्यूक्रोज होता है, उस स्यूक्रोज को पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करके, और यीस्ट में ही फर्दर जाइमेस एंजाइम क्या करता है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं उनको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, शराब वगैरह, उनके अंदर इथेनॉल होता है। हालांकि इसकी जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है
वो लीथल होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, यहाँ तक कि अगर एक्सेस में पी लिया जाए तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए पीने वाले इसको पानी वानी मिला करके पीते हैं। लेकिन जनरली इसका जो यूज़ है इंडस्ट्रीज़ में सॉल्वेंट की फॉर्म में, मेडिसिन वगैरह है उसके अंदर करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में जनरली क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट या पिरिडिन इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो ये पीने लायक नहीं रहता है और इसको डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ईथर्स। ईथर, इसकी प्रिपरेशन के लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और दूसरा मेथड विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस वाली रिएक्शन में थोड़ा हम रिकॉल करें, एल्कोहल की रिएक्शंस में हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो एल्कीन बनता है। और उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि कंपेरेटिवली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लें और टेम्परेचर थोड़ा कम रखें तो ईथर बनता है। जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर लिया तो एल्कीन बनी, टेम्परेचर कम लिया और थोड़ा सा डाइल्यूट लिया तो ईथर हमको मिलता है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली मैकेनिज्म से बनता है। और उसमें भी कौन सा, SN2 मैकेनिज्म, जो हमने हेलोएल्केन हेलोएरिन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जो इथेनॉल का मॉलिक्यूल है उस पर प्रोटॉन का अटैक होगा, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। टेम्परेचर कम मेंटेन करके रखते हैं तो ये रिएक्शन होती है इस मैकेनिज्म में। फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, जिसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों? क्योंकि इसमें इसके पास में ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें होता क्या है कि इस कार्बन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पर ये अटैक करेगा ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से यहाँ पर अटैच हो गया। ये जो मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म, जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों साथ साथ चलता है। फिर अगली स्टेप में क्या होता है, ये इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, हाइड्रोजन उसके साथ में अटैच है, वाटर का मॉलिक्यूल जब इस पर अटैक करता है तो ये इस वाला हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है प्रोटॉन की फॉर्म में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमको बाय प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट तो ईथर मिलता है और बाय प्रोडक्ट में हमको हाइड्रोनियम आयन मिलता है। एक चीज़ और आप लोगों को याद आ रही होगी कि जो SN2 मैकेनिज्म है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है, तो प्राइमरी जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो हेलोएल्केन हों या अल्कोहल्स हों, जिनमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, वो इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी लेते हैं तो उसके अंदर ये SN1 पाथवे को प्रेफर करेंगे और वहाँ पर हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में ईथर नहीं मिलता है, बल्कि हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में एलिमिनेशन की वजह से एल्किन्स मिलती है। एलिमिनेशन compete करता है तो वो आप यूँ मान लीजिए वो जीत जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिलता है, एल्किन्स। फिर नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन आप देखिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसके अंदर हेलोएल्केन और सोडियम एल्कोक्साइड, इनकी रिएक्शन होती है तो हमको ईथर मिलता है। अगर ये R और ये R दोनों सेम हैं तो हमको सिमेट्रिकल ईथर मिलता है। लेकिन अगर ये डिफरेंट है, दोनों R अगर डिफरेंट है, एक तो R है और दूसरा R डैश है, तो हमको ROR डैश प्रोडक्ट मिलता है। अब ये रिएक्शन हमको दिखने में जितनी सिंपल लग रही है, एक्चुअल में ये जो एल्काइल ग्रुप है उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी सिंपल हो पाएगी।
क्योंकि इसमें अगर एक एल्काइल ग्रुप प्राइमरी वाला है और दूसरा अगर टर्शरी वाला है तो उसमें मैकेनिज्म ही चेंज हो जाती है और मिलने वाले प्रोडक्ट्स ही डिफरेंट हो जाते हैं। वो डिपेंड करेगा आर और आर डैश, तो अगर आर और आर डैश है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और आर डैश और अगर आर एक्सचेंज कर दिए जाएं, यानी यहाँ पर आर एक्स के बजाय आर डैश ले लिया जाए, आर डैश एक्स, और यहाँ पर आर डैश के बजाय आर ओ एन ए ले लिया जाए, तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाते हैं। जो इसकी आगे मैकेनिज्म वगैरह बता रखी है, जिसमें खास ध्यान ये रखना है कि इस जो आर ओ नेगेटिव है वो एल्कोक्साइड आयन, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो प्रोटॉन को कैप्चर कर देता है और एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करके प्रेफर कर देता है जहां पर प्रोडक्ट की फॉर्म में एल्किन बनता है। तो इस रिएक्शन को आप लोगों को देखना है, समझना है, आगे वाला जो पार्ट है उसको आप पढ़िए, उसको मैं अगले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। थैंक्स।